एक क्वेश्चन है, टू डिफरेंट कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दो कंडक्टर आपको दिए हुए हैं, उनका रेजिस्टेंस सेम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। सपोज एक कंडक्टर तो ये वाला है, राइट, एक वायर है या एक मतलब पाइप मान लो, जैसे एक पाइप मान लो, कंडक्टिंग पाइप है, ठीक है, और एक दूसरी कंडक्टिंग पाइप ये वाली है मान लो, ठीक है, अलग अलग मटेरियल की बनी होगी है, डिफरेंट कंडक्टर्स है ना, डिफरेंट तो हो सकता है एक सिल्वर हो एक कॉपर हो, पता नहीं क्या है, एक सिल्वर है एक कॉपर है, मतलब ये मेटल 1 है, मतलब कंडक्टर मतलब मेटल सी कंडक्टर होते हैं, ये मेटल 1 है ये मेटल 2 है, अलग अलग है ये। और इसने बोला है कि इसका रेजिस्टेंस सपोज आर नोड है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी आर नोड ही है एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेम है दोनों का। इसका आर नोड है 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसका भी आर नोड ही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर एट T1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, इसका जो T1 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना, T1 पे मान लो इसका R है, तो इसका T2 के ऊपर R होता है। अब मतलब इसका 0 से टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आपने T1 कर दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R नोड से चेंज हो गया R हो गया, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो आपने जब इसका T1 करोगे ना तब R नहीं होता, इसका कुछ और करते हो T2 तब जाके R होता है, और T2 की वैल्यू T1 से अलग है, ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब है मटेरियल अलग अलग है दोनों। रेशियो ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α2 है, और आपको ये बताना है कि इसके अंदर α1 बाय α2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्वेश्चन ये है α1 बाय α2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सुन लो आप। पहले तो मतलब क्या है कि ये वाला जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक रेयर कंसेप्ट है, मतलब एक आधा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जो इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे की जो थ्योरी है वो मैं एक बार बता रहा हूँ, जो कि 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। 5 मिनट में मान लो लास्ट कि इससे मान लो ये किसी को ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, अभी आपके मन में ये डाउट आ रहे होंगे कईयों के, तो सर ये α1 α2 क्या है, आप बोल रहे हो सर टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमें तो ये पता ही नहीं सर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, हमें पता ही नहीं सर इस बात का, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो टेम्परेचर है, अब आप देखो इसको 0 डिग्री से, और एक और बात, इस बात का कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि किसी भी मेटल का जो या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात का नहीं पता होता। जैसे टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं, ये वाली बात नई बात पता लगी इस केस के अंदर, ठीक है ना। तो वो किस तरीके से वो चेंजेस क्यों, किस तरीके से कैसे क्या आ रहे हैं, ठीक है ना, ये एक रीजन है। दूसरी बात यह है कि मतलब फिर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं सर, क्या करें, कुछ भी नहीं पता, कई बच्चों को ये नहीं पता शुरुआत भी कैसे करें, इस क्वेश्चन की कैसे करें किसी शुरुआत भी, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो सुनो, आप पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप, फिर उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट, पहले तो एक क्वेश्चन को छोड़ो, मैं कोई और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पहले कोई और बात समझा रहा हूँ, वो बात समझ में आने के बाद ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज एक कंडक्टर है ये वाला, एक पाइप ले लो, मतलब सपोज इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो रेजिस्टेंस R नोड है, ठीक है। इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको रखा तो इसका रेजिस्टेंस सपोज R नोड है। साइंटिस्ट लोगों ने ये नोट किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसी भी कंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। सर क्यों बढ़ता है, रीजन बताओ सर। और ये ना बोर्ड में आ चुका, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका CBSE बोर्ड में कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, इसका रीजन सुन लो आप। कॉन्सेप्चुअल है, मैं रीजन लिख रहा हूं। देखो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है ml अपॉन में n स्क्वायर a इंटू टाउ, ये फॉर्मूला है। ये मैंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स की पहली क्लास में करवाया था, ठीक है ना। पहली क्लास में करवाया गया है कि किसी भी एक कंडक्टर है, मतलब एक पाइप है, मतलब या वायर है, एक पाइप है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास है m, l इसकी लेंथ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास है, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जो कि ऑलमोस्ट 10⁻29 होते हैं, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। मतलब दो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उनके कोलिजन्स के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके दो सक्सेसिव कोलिजन हुए, उसके भी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम गुजर जाता है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम गुजरता है उसको बोलते हैं टाउ। अब सुन लो, अब अगर आप इसका टेम्परेचर देखो, m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है, l इसकी लेंथ है, ये भी फिक्स है,
एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इनटू वॉल्यूम, ये भी फिक्स है, कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कभी चेंज नहीं होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो घटा लो बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसका वही रहेगा। ये वाली सारी चीजें एज इट इज रहती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से इन बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाउ के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाएंगे इसके अंदर। किसी भी चीज का जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाते हैं, फास्ट। आप दूध को गर्म करो, पानी को गर्म करो, दूध को गर्म करोगे ना तो उसके अंदर दूध के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। आप मतलब ऊपर से भी देख मतलब थोड़ा महसूस भी कर सकते हो कि इसके अंदर पहले मॉलिक्यूल्स, पहले तो दूध रखा हुआ है, मतलब आपने गैस पे रखा ही नहीं दूध को, तो ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूल्स अंदर मूव ही नहीं कर रहे, दूध के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्टैटिक हैं, लेकिन मूवमेंट उसके अंदर भी हो रही होती है, हमें दिख नहीं रही होती। जब हम गैस के ऊपर रख देते हैं तो वाले इलेक्ट्रॉन्स इतने फास्ट होते हैं और ऐसे ऐसे इतना मूव करते हैं कि वो हमें दिखना तक शुरू हो जाती है, इतनी फास्ट मूवमेंट हो जाती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाएंगे। कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे इसके अंदर, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम कम लगा, टाइम कम लगा यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, डिनोमिनेटर घट गया, डिनोमिनेटर घट गया तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू बढ़ गई यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसके अंदर। ये वजह होती है। अगर कहीं पर कोई पूछ ले आपसे कि किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस, अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, आप ये कहोगे कि सर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस करोगे रेजिस्टेंस बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस करोगे रेजिस्टेंस और बढ़ गया, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करोगे रेजिस्टेंस और बढ़ गया। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, मॉलिक्यूल्स फास्ट होते जा रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है और रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये इसका रीजन है। अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो डन बोल दो आप। गुड गुड। अब सुन लो अगली बात। सपोज अब मैं इसका टेम्परेचर कर दूं 1 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा R1, 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया ये हो जाएगा R2, 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये पता है कितना हो जाता है वैसे 1 डिग्री सेल्सियस करने पे R0 प्लस अल्फा टी, अल्फा इंटू टी हो जाता है, अल्फा इंटू 1 हो जाएगा। टेम्परेचर 1 बढ़ा दिया ना आपने तो अल्फा इंटू अल्फा क्या है, मतलब ये ना अल्फा R0 प्लस अल्फा, अल्फा पता क्या है इसका, अल्फा का मतलब होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अल्फा मतलब क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तो जो रेजिस्टेंस में राइज होगा दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा, उसको अल्फा बोलते हैं। अगर 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर तो ये हो जाएगा R0 प्लस 2 अल्फा, 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये हो जाएगा R0 प्लस 3 अल्फा, 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये हो जाएगा R0 प्लस 4 अल्फा। इसी तरीके से अगर T डिग्री सेल्सियस कर दिया आपने तो ये हो जाएगा R0 प्लस T अल्फा, T अल्फा, या फिर आप इसको बोल सकते हो R0 प्लस अल्फा T, ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सुनो सुनो ये गलत कर दिया मैंने, ये आएगा अल्फा R0 आएगा यहाँ पे, अल्फा R0 मतलब ये जितने टाइम हो जाता है, मतलब यानी कि अल्फा क्या चीज़ है सुनो, मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ा वो इसका कितने टाइम्स था वो होता है अल्फा। यहाँ पे भी R0 ही आएगा, यहाँ पे R0 आएगा, यहाँ पे R0 आएगा, यहाँ पे भी R0 आएगा, यहाँ पे भी R0 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा R0 अल्फा टी हो जाएगा। अल्फा क्या चीज़ आप सुन लो, यानी फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल टू, इसमें से R0 कॉमन ले लो, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। इस फॉर्मूले का मैंने प्रॉपर डेरिवेशन कर दिया, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मुझे याद रहता है, सुन लो बाप क्या है। अल्फा क्या चीज़ है, पहले रेजिस्टेंस था R0, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जितना रेजिस्टेंस बढ़ा वो R0 का कितने टाइम्स था, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अल्फा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस जितना बढ़ा वो यानी कि वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स था उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा यहाँ पे 2 अल्फा ये आ जाएगा, यहाँ पे ना ये आ गया फॉर्मूला। अगर कोई ये कहते हैं ना इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखना बस आप। इसमें क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है, अल्फा गिवन होगा, ये ना इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं अल्फा को, अल्फा इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा गिवन होगा एग्जाम में, अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग होता है, कॉपर का अल्फा अलग होता है, एल्यूमिनियम का अल्फा अलग होता है, सिल्वर का अल्फा अलग होता है, सबका अल्फा अलग अलग होता है, इसकी वैल्यू पेपर में गिवन होती है। और टी जो टेम्परेचर जितना आप राइज कर रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस से आप जितना उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, वो वाला टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो वाला टेम्परेचर है।
तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, इस फॉर्मूले से भी ये बात पता लग रही है। ठीक है जी, हाँ जी, यहां तक की कहानी अगर समझ में आ गई है तो बताओ, डन बोल दो। एक ही बच्चे को समझ आ गया? गुड, मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यही समझा रहा हूं मैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नोट था, तो T1 पे आर हो गया, तो R इज इक्वल्स टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 T1 हो गया ये अल्फा 1, क्योंकि इसका अल्फा अल्फा 1 है, तो टेम्परेचर T1 पे आर हुआ है, तो T1 पे आर हो गया, शुरू में आर नोट था, ये लगेगी पहले इसके लिए तो इक्वेशन। और इसके लिए लिखोगे आप, इसका भी आर ही हो जाएगा, आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 T2 लिखोगे आप, अल्फा 2 T2 ऐसा करोगे आप, ठीक है ना। इधर लिख लो चाहिए आर इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 T2। ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? ये खुद कह रहा है कि T1 पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नोट था, यहां जो लिखा गया ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखा जाता है, फिर 1 प्लस यहाँ पे कुछ अल्फा टी कुछ लिखा जाता है, तो अल्फा 1 दे रखा है इसका, और T1 पे आर हो गया, तो यहाँ T1 लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया। ऐसे ही इसका T2 पे आर हो गया, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है, और इसका अल्फा की वैल्यू अल्फा 2 है इस केस के अंदर। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो आप, 1 प्लस अल्फा T1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 T2, 1 प्लस अल्फा 1 T1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 T2, तो अल्फा 1 T1 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा 2 T2, ठीक है। और T1 बाई T2 क्या पूछा था इसने? अल्फा 1 बाई अल्फा 2 की वैल्यू पूछी थी ना इसने, क्या पूछा था इसने? यस, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 पूछा था। अल्फा 1 बाई अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? T2 बाई T1, दिस इज द आंसर। समझ आ गया होगा आपको ये वाला? कोई डाउट? गुड।